एएम एंटरप्राइज आसमान को छूती एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो धूप में डायमंड की तरह शाइन कर रही थी। उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर कांच के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था एएम एंटरप्राइज। ये बिल्डिंग रोशनी में दमक रही थी। इस बिल्डिंग के अंदर से एक लड़का निकलता है। उम्र लगभग 25-26 साल के करीब होगी। गोरा रंग, कटीली आंखें, सुर्ख होंठ और बाएं कान में छोटी सी बाली पहनी हुई थी। गर्दन के थोड़ा सा नीचे एक टैटू बनवाया हुआ था जो कि शर्ट के ऊपर वाले बटन के खुले होने के कारण साफ दिखाई दे रहा था। उस लड़के की आंखें इतनी गहरी और कातिल थीं कि कोई भी उस पर फिदा हो जाए। वो तेज कदमों से बिल्डिंग के बाहर निकलता है और सामने खड़ी एक बड़ी सी गाड़ी में बैठ जाता है। कुछ दूर जाने पर उसका फ़ोन रिंग करता है। वो लड़का फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता है तो वो जवाब में कहता है, अच्छा तो वो वहाँ है, आई विल बी देयर इन 5 मिनट। ये कहकर वो ड्राइवर को गाड़ी की डायरेक्शन बदलने को कह देता है। एक लड़की शॉपिंग मॉल में तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए एक दूसरी लड़की से टकरा जाती है और दूसरी लड़की के हाथ से शॉपिंग बैग्स गिर जाते हैं, जिसे पहली लड़की उठाते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी। अभी तक उसकी नज़र दूसरी लड़की के चेहरे पर नहीं पड़ी थी। दूसरी लड़की ने उसे देखकर तुरंत कहा, जिया तुम यहाँ? जिया, अरे नब्या तुम यहाँ? सोचा नहीं था फिर ऐसे ही तुमसे मुलाकात होगी। नब्या, क्या करें भाई, शायद हमारी मुलाकात हमेशा ऐसे टकराते हुए ही होनी हो। जिया, पर जो भी हो, इसी बहाने मुझे एक प्यारी सी फ्रेंड तो मिल गई। नब्या, सही बात है यार, कुछ ही मुलाकातों में ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हों। ये तो बताओ तुम यहाँ क्या खरीदने आई हो? जिया, शादी का जोड़ा, मैं शादी करने जा रही हूँ। नब्या, ओए होए, ये तो बहुत खुशी की बात है। लव मैरिज है क्या? जिया शर्माते हुए हाँ कह देती है। उसे गले से गले लगा लेती है और कहती है, बेस्ट ऑफ लक, मुझे शादी में तो बुलाओगी ना? यह बात सुनकर जिया खामोश हो जाती है। इससे पहले नब्या उससे कुछ और पूछ पाती, वो लड़का लगभग भागता हुआ जिया के पास आता है और उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। जिया, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, छोड़ दीजिए मुझे। लड़का, क्या कहा तुमने? ना सुनने की आदत नहीं है मुझे, चुपचाप चलो। ये कहते हुए लगभग उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने को हुआ। तभी नब्या ने एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के को रसीद करते हुए कहा, जब वो कह रही है उसे नहीं जाना है तो तुम कौन होते हो उसे ज़बरदस्ती करने वाले? लड़के की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने उसको दीवार के साथ लगाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, ए तुम जो कोई भी हो, तुम जानती नहीं तुमने क्या किया है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे थप्पड़ का जवाब अभी इसी वक्त दे सकता हूँ, पर यह तुम्हारे लिए बहुत आसान सज़ा होगी। तुमने आहिल मित्तल को थप्पड़ मारा है, अब इस थप्पड़ की गूंज तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा गूंजती रहेगी। यह आहिल मित्तल का वादा है तुमसे। आहिल ने जिया को गाड़ी में बिठाया और कहा, एक समझदार लड़की समझता था मैं तुम्हें, पर तुम तो निहायत ही बेवकूफ़ निकली। क्या करने जा रही थी तुम? जिया घबराते हुए, मैं वो रोहन से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। आहिल, प्यार माई फुट, रोहन की असलियत तो तुम्हारे सामने जल्दी आ जाएगी, चलो मेरे साथ। आहिल जिया को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां रोहन किसी और लड़की का हाथ पकड़कर प्यार भरी बातें कर रहा था। आहिल, जिया से देख रही हो अपने रोहन को? जो लड़की इसके साथ है वो इसकी बीवी है। आंखों देखी पर तो यकीन करती हो ना तुम, या अब भी रोहन पर भरोसा है? जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से रोहन के पास पहुंच जाती है। रोहन अचानक उसे वहाँ देखकर हैरान रह जाता है। उसकी बीवी उससे पूछती है, रोहन कौन है ये? रोहन, आई डोंट नो, मैंने तो पहले इसे कभी नहीं देखा। जिया, तुम मुझे नहीं जानते? रोहन, देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ओ मैडम, जाओ यहाँ से, बेकार में हमारा टाइम वेस्ट मत करो। यह सुनते ही जिया रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और आहिल से टकरा जाती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर आहिल की आंखों में खून उतर आता है। वो रोहन के पास जाकर उसे कॉलर से पकड़ लेता है और उसे पीटना शुरू कर देता है और तब तक पीटता है जब तक उसकी हालत ख़राब नहीं हो जाती। फिर उससे कहता है, बहुत खेल खेलने का शौक़ है ना तुझे? आज के बाद किसी लड़की की फीलिंग्स के साथ खेलने से पहले 100 बार सोचना। और सुन, जिया के आसपास भी दिखा ना तो कहीं भी दिखने के काबिल नहीं रहेगा। रोहन की बीवी, अरे ऐसा क्या कर दिया इसने जो तुम इसे मारने पर उतारू हो गए? पागल हो क्या तुम? आहिल, मुझ पर रिसर्च करने की बजाय अपने पति पर ध्यान दोगी तो ज़्यादा बेटर होगा।
ये कहकर कॉलर झटकते हुए वहाँ से निकल गया। जिया आंसू बहाती हुई गाड़ी के साथ लगकर खड़ी थी, जिसे देखकर आहिल ने कहा, अब भी घर चलना है या अभी भी कुछ बाकी है? जिया चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उसे तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन उसके साथ ऐसा कर सकता है। ये सोचते हुए उसकी आंखों में फिर से आंसू बह उठे। जिया अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि आयल उसे घर ना ले जाकर हॉस्पिटल लेकर आया है। अचानक हॉस्पिटल के आगे गाड़ी रुकती देख जिया घबराकर कहने लगी, हम यहाँ क्यों आए हैं? सब ठीक है ना? आहिल, वो दाई माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जिया घबराते हुए, क्या हुआ माँ को? आहिल, अब इतनी फिक्र क्यों हो रही है? यह फिक्र तब कहाँ थी जब तुम घर छोड़कर चली गई थी? यह सुनकर जिया रोने लगी, जिसे देखकर आहिल ने कहा, अब वो ठीक हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिया जल्दी से अपनी माँ से मिलती है और उनसे रो रो कर माफ़ी मांगती है और वो उन्हें माफ़ भी कर देती है। आखिर एक माँ अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर कब तक कठोर बनी रह सकती है? पर जिया का मन शर्मिंदगी से भर गया। नव्या जैसे ही घर पहुंची, उसका उखड़ा मूड देखकर उसकी छोटी बहन पायल ने उससे कहा, क्या हुआ दी, जॉब नहीं मिली क्या? नव्या, नहीं पायल, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आज नहीं तो कल जॉब तो आपको मिल ही जानी है। नव्या, मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ। पायल, तो फिर क्या हुआ दी? नव्या ने शॉपिंग मॉल वाला सारा किस्सा पायल को बता दिया। पायल, वैसे हुआ तो बुरा, पर दी थप्पड़ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? आई थिंक आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। नव्या, यार बहुत बदतमीज़ था वो, मुझसे भी गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने थप्पड़ लगा दिया। नव्या एक बार फिर गुस्से से भर गई, जिसे देखकर पायल ने कहा, अच्छा छोड़ो दी, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, जिसे पीकर आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। नव्या, सचमुच तेरे हाथ की चाय की बहुत तलब हो रही है। माँ कहाँ हैं? पायल, माँ बीना आंटी के घर गई हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगी। अच्छा दी, एक बात तो बताओ, वो लड़का दिखने में काफ़ी हैंडसम था क्या? नव्या गुस्से से पायल को घूरती है और कहती है, लगता है अब तेरा भी थप्पड़ खाने का मन हो रहा है। पायल हंसते हुए जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। आहिल लगातार अपना गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल रहा था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर हो चुकी थी, पर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों के सामने तो बार बार उसी लड़की का चेहरा घूम रहा था और कानों में गूंज रही थी उस थप्पड़ की आवाज़। उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन पर बात की। फ़ोन पर बात करते हुए उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई और उसने फ़ोन कट करते हुए कहा, तो नव्या शर्मा नाम है तुम्हारा? कल नव्या शर्मा खुद चलकर अपनी बर्बादी के पास आएगी। आहिल बालकनी में खड़ा बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी पीछे से जिया की आवाज़ आई, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। आहिल गुस्से से बिना पलटे ही उसको कहता है, जिया तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जिया प्लीज़ ऐसे मत कहिए, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आई प्रॉमिस दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। आहिल पलटकर उसे देखता है और कहता है, गलती तुम्हारी नहीं है, मैं ही गलत सोच रहा था। मुझे लगा था कि तुम मुझे अपना मानती हो, पर ऐसा नहीं है जिया। अगर ऐसा होता ना तो तुम कभी इतनी बड़ी बात नहीं छुपाती। जिया उसकी बात सुनकर इमोशनल होकर कहती है, आप ही तो हमारे अपने हो। भगवान जानता है कि मैंने दिल से आपको भाई माना है। आहिल, अगर भाई मानती तो अपने दिल की बात क्यों नहीं कह सकी? भरोसा नहीं है मुझ पर? जिया, ऐसी बात नहीं है भाई, आपको तो पता है मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, किसी की भी बातों में आ जाती हूँ। मैं कान पकड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आयल उसे रोते हुए देखकर जल्दी से उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, चुप करो, ऐसे नहीं रोते, तुम इतनी भोली हो, तभी तो मैं डरता हूँ कि कहीं दुनिया तुम्हारा फ़ायदा ना उठा ले। अलार्म बजते ही नव्या चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए उठ जाती है और कहती है, आई होप आज सब कुछ अच्छा हो। वो जल्दी से तैयार होकर पापा मम्मी के पास पहुंचती है और उनके पैर छूते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग पापा। अभिनव शर्मा, नव्या के पापा। नव्या बेटा, तुम्हें कितनी बार कहा है बेटियां पाँव नहीं छूती। नव्या, पर पापा आपको पता है ना कि अपने हर काम की शुरुआत मैं आप दोनों के आशीर्वाद से ही करती हूँ। अभिनव जी, बेटा हमारा आशीर्वाद तो बिना पाँव छुए भी हमेशा ही तुम्हारे साथ है। आरती जी, नव्या की माँ, मुझे ये समझ नहीं आता कि जॉब करने का क्या भूत सवार हुआ है आपकी बेटी पर।
नव्या, माँ ये मेरा सपना है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनूं। आरती जी, कुछ ज़्यादा बड़े सपने नहीं देख रही तुम? तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें लगता है तुम अपने सपने पूरे कर पाओगी? नव्या, माना सपना बहुत बड़ा है, पर अगर सपने होंगे तभी तो उन्हें पूरे करने की चाह होगी। और मेरी प्यारी माँ, रही बात शादी की, तो शादी भी हो जाएगी। अभी तो डेट भी फिक्स नहीं हुई है। और वैसे भी मानव को मेरे जॉब से कोई एतराज़ नहीं है। मैं हाउस वाइफ नहीं बन के रहना चाहती। उसने माँ को साइड से हक करते हुए प्यार से कहा। आरती जी, देखा, सब कुछ पहले से ही सोच रखा है इन्होंने। अबनव जी, अरे बस करो तुम माँ बेटी, आज नाश्ता भी मिलेगा या नहीं? आरती जी, ला रही हूँ भाई। वैसे आपकी दूसरी लाडली कहाँ है? तभी पायल दूर से आते हुई, आपने याद फरमाया, बंदी हाजिर है माता श्री। उसके अंदाज को देखकर सभी हंस देते हैं। पायल गले लगकर पापा मम्मी को गुड मॉर्निंग विश करती है और नव्या से कहती है, गुड मॉर्निंग दी, आई होप आज आपकी कोशिश कामयाब हो जाए। नव्या उसे कसकर गले लगाते हुए, आई होप सो। सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी नव्या का फ़ोन रिंग करता है। नव्या फ़ोन रिसीव करती है और जैसे जैसे वो फ़ोन पर बात करती है उसके फेस इंप्रेशन बदलने लगते हैं। जी सर, कहते हुए फ़ोन काटा और खुशी से नाचने लगी। अबनव जी, अरे बेटा बताओ तो क्या हुआ? नव्या एक्साइटमेंट से, पापा वो कल मैंने जॉब एप्लीकेशन दी थी, उन्हीं में से एक का कॉल था जॉब इंटरव्यू के लिए। पायल, बहुत ही, कब है इंटरव्यू? नव्या, आज ही है, मुझे जल्दी निकलना होगा। आज मैं बिल्कुल लेट नहीं होना चाहती। रास्ते में ट्रैफिक हुआ तो? आरती जी, ओ तूफान मेल, पहले नाश्ता तो कर लो, ये लड़की सचमुच पागल है। नव्या जल्दी जल्दी नाश्ता करती है और जल्दी से माँ पापा का आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकलने की करती है तो पायल उससे कहती है, बेस्ट ऑफ लक दी। नव्या खुशी से उसके गाल पर किस कर लेती है और कहती है, थैंक यू, आज इसकी बहुत ज़रूरत है मुझे। नव्या इन सब में परसों हुए इंसिडेंट को अपने दिमाग से निकाल चुकी थी। नव्या इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। इतना बड़ा ऑफिस, इतने कैंडिडेट देखकर वो बहुत नर्वस हो जाती है और मन में कहती है, नव्या लगता है गलती से इन्होंने तुझे बुला लिया है। इन सब के आगे तेरी दाल गलना तो नामुमकिन है। नव्या ने इंटरव्यू तो दिया, पर उसे अब जॉब की 1% भी उम्मीद नहीं थी। जॉब इंटरव्यू के बाद कुछ कैंडिडेट को रुकने के लिए बोला गया। नव्या तो नाम सुनने से पहले ही वहाँ से निकलने की तैयारी में थी, पर अपना नाम सुनकर उसके पैर वहीं जम गए। उसे फिर से कैबिन में बुलाया गया और 2-3 सवाल पूछने के बाद उससे पूछा गया, कब से ज्वाइन करना चाहोगी आप मिस नव्या शर्मा? नव्या तो जैसे शॉक्ड ही रह गई और हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तो उन्होंने कहा, मिस शर्मा, आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता है। आप अपॉइंटमेंट लेटर और एग्रीमेंट के पेपर पर साइन कर दीजिए और कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। नव्या खुशी से, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नव्या खुशी खुशी दोनों पेपर साइन करती है और वहाँ से निकल लेती है। उसका मन हो रहा था कि वो वहीं नाचने लग जाए। उसने जल्दी से पापा मम्मी को बताया और फिर पायल को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उठाते ही नव्या ने कहा, पायल की बच्ची, गैस व्हाट? पायल खुशी से, आपको जॉब मिल गई? नव्या, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। सुन, मैं तेरे कॉलेज आ रही हूँ, मिलकर पार्टी करेंगे, फिर इकट्ठे घर चलेंगे। पायल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू दी, आप जल्दी आइए, आई एम वेटिंग फॉर यू। नव्या जल्दी से पायल के पास पहुंचती है और दोनों खूब मस्ती करती हुई घर पर पहुंचती हैं। घर पर शाम को सभी ये खुशी सेलिब्रेट करते हैं। नव्या फ़ोन पर मानव को इसके बारे में बताती है। मानव को भी ये जानकर बहुत खुशी होती है। नव्या आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके सपने की तरफ उसका पहला कदम था। रात को नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मन न जाने किन किन सपनों में खोया हुआ था। इसी कसमकस में उसकी आंख लग गई। अगले दिन अपनी आंखों में कई अरमान सजाए वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि उसे कंपनी के मैनेजर रजत सर से मिलना होगा। वही आपको आपका काम बताएंगे। नव्या रजत सर से मिलकर अपना काम समझती है। रजत उससे कहता है, मिस शर्मा, आप अपना काम शुरू कीजिए, बॉस कभी भी आपको बुला सकते हैं। नव्या पूरी लगन से अपना काम शुरू कर देती है। तभी पियोन आकर उससे कहता है, सर ने आपको बुलाया है। नव्या अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर करके बॉस के कैबिन की तरफ चल देती है। आखिरी फर्स्ट इम्प्रेशन ही तो लास्ट इम्प्रेशन होता है। वो
केबिन का गेट हल्के से नॉक करके कहती है, मे आई कम इन सर, और दरवाजे को खोलते हुए अंदर बढ़ जाती है। तभी एक आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मिस शर्मा, आपको अंदर आने की परमिशन नहीं दी मैंने अभी, सो गो बैक एंड आस्क अगेन। चेयर का मुंह दूसरी तरफ होने के कारण नव्या बॉस का चेहरा नहीं देख पाई और अपनी गलती सुधारते हुए आई एम सॉरी सर कहते हुए बाहर निकल गई और फिर से पूछने लगी, मे आई कम इन सर। अंदर से यस यस की आवाज़ सुनने पर नव्या अंदर पहुंची और कहने लगी, गुड मॉर्निंग सर। उसके ऐसा कहने पर चेयर घुमाते हुए आयल ने जैसे ही उसकी तरफ अपना चेहरा किया तो उसे देखकर नव्या की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अपने सामने आयल को देखकर उस दिन आयल के कहे लफ्ज़ उसके कानों में गूंज उठे। उसका दिमाग किन्हीं सोचों में घिरा हुआ था कि आयल ने उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब देते हुए कहा, तुम्हें देखकर किसी की मॉर्निंग गुड कैसे हो सकती है भला। उसकी बात सुनकर नव्या को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ के बॉस हो। अगर पता होता तो मैं यहाँ कभी कदम भी ना रखती। आहिल, चलो अब तो पता चल गया, अब देखते हैं तुम क्या करती हो। नव्या, मैं अभी इसी वक्त इस जॉब से रिज़ाइन कर दूंगी। आहिल हंसते हुए, रियली मिस शर्मा, तुम्हें लगता है यहाँ सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से होगा? मेरी इजाज़त के बिना तुम ये जॉब भी नहीं छोड़ सकती। नव्या, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे जॉब छोड़ने से कैसे रोकते हो। यह कहकर नव्या वहाँ से जाने लगती है तो आहिल कहता है, वेट मिस शर्मा। यह कहकर वो रजत को फ़ोन करके कहता है, कम इन टू माई कैबिन राइट नाउ। रजत जल्दी से आहिल के कैबिन में पहुँचता है और कहता है, यस सर, आपने बुलाया? आहिल, रजत कैसे कैसे लोगों को जॉब के लिए रख लेते हो यार। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इसे कंपनी के रूल्स के बारे में रिमाइंड करवाओ, और एक चीज़ और, इसमें बेसिक मैनर्स की बहुत कमी है। इसे यह भी नहीं पता कि अपने बॉस को तुम नहीं आप कहकर बुलाया जाता है। आई डोंट नो तुमने क्या देखकर इसे जॉब पर रखा है। फिर नव्या की तरफ देखते हुए, मिस शर्मा, सुबह सुबह तुमने मेरा टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। नाउ लीव माई कैबिन राइट नाउ। नव्या, लेकिन आहिल गुस्से से, आई सेड लीव। नव्या के केबिन से बाहर निकलते ही रजत का गुस्सा नव्या पर फूट पड़ा। उसने नव्या से कहा, नव्या, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कल तक तो तुम खुद को प्रूव करने और अपना बेस्ट देने की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और आज पहले दिन ही सारा जोश ख़त्म हो गया। अगर जॉब करनी ही नहीं थी तो इतना ड्रामा क्यों किया था? और सुनो, जहाँ तक जॉब छोड़ने का सवाल है तो मैं तुम्हें बता दूँ कि कल जो एग्रीमेंट तुमने साइन किया था उसमें साफ साफ लिखा था कि अगले 3 सालों तक तुम इस जॉब को छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर नव्या शॉक्ड होकर रजत की तरफ देखने लगी तो रजत ने कहा, ओह प्लीज़, अब ये मत कहना कि तुमने वो पेपर पढ़े ही नहीं। अगर ऐसा है तो मैं भी आहिल सर की बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि तुम इस जॉब के लायक ही नहीं हो। सो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने काम पर ध्यान दोगी तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे ही सुबह सुबह मूड तो तुमने ख़राब कर ही दिया। नव्या में अब कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। वो बुझे कदमों से अपने डेस्क की तरफ बढ़ गई और उसकी आंखों में नमी आ गई। अपने सपनों की तरफ बढ़ाए पहले कदम पर ही उसे गुस्से और इंसल्ट से गुजरना पड़ा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। कंपनी के बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है AM इंटरप्राइज, और उसे पढ़कर मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि यह उस इंसान की कंपनी है जिसने मुझे सरेआम चैलेंज किया था। और तो और एक बार भी एग्रीमेंट पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा। इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ मैं? मुझे मेरी बेवकूफ़ियों की सज़ा मिलनी चाहिए। एक्साइटमेंट में दिमाग से काम लिया ही नहीं मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं यह जॉब डिज़र्व ही नहीं करती। फिर भी इतनी ईज़िली मुझे ये जॉब कैसे मिल गई? नव्या, तू तो पहली कोशिश में ही फेल हो गई। नव्या खुद को ही धुतकार रही थी। आज का दिन उसे कभी न ख़त्म होने वाला लग रहा था। चाह कर भी वो काम में अपना दिल नहीं लगा पा रही थी। जैसे तैसे दिन ख़त्म होने को था। उसने रजत सर को जाकर सॉरी बोल देना ठीक समझा। उसने रजत के पास जाकर कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे बेवजह इतना सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए था। रजत, इट्स ओके नव्या, कभी कभी ऐसा हो जाता है। नए माहौल में हम एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाते। नव्या, थैंक यू सर। रजत, नव्या, तुम्हें नहीं लगता कि यह सॉरी पहले आहिल सर को बोलना चाहिए था? रजत सर की बात सुनकर नव्या एक बार फिर कसमकस में पड़ गई और सोचने लगी, आज तो तेरी गलती है नव्या। जॉब तो करनी ही पड़ेगी तो सारी बोलकर ये किस्सा यहीं ख़त्म कर दे। ये सोचते सोचते वो
आहिल के केबिन के बाहर पहुंच गई और नॉक करके कहने लगी, मे आई कम इन सर? आहिल, यस। नव्या अंदर पहुंचकर कहती है, मैं अपनी सुबह के बिहेवियर के लिए माफ़ी चाहती हूँ। सॉरी। आहिल गुस्से से, तुम्हारी सॉरी के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। और सुनो, बेवजह मेरे केबिन में आने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नाउ यू कैन लीव। उसके इस बिहेवियर से नव्या को एक बार फिर गुस्सा आ गया और वो तेज़ कदमों से वहाँ से निकल गई और मन में कहने लगी, बिल्कुल सही सोचती थी मैं तुम्हारे बारे में। तुम बदतमीज हो। पता नहीं क्या सोचकर मैं भी उससे सॉरी बोलने चली गई। आयल उसके जाते ही मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता था कि इतनी बड़ी कंपनी से ऑफ़र आने पर तुम भागी भागी इंटरव्यू के लिए आओगी, पर इतना पता नहीं था कि तुम इतनी बेवकूफ़ होगी कि एग्रीमेंट के कागज़ ही नहीं पढ़ोगी। अगर पढ़ भी लेती तो भी आयल के जाल में तो तुम्हें फंसना ही था। ये तो शुरुआत है मिस नव्या शर्मा, आगे आगे देखो होता है क्या। नव्या ऑफिस से बाहर निकलती है तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई कैद से छूट कर आई हो। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ती है तो एक लड़का फूलों के बुके से अपना चेहरा छुपाए उसके सामने आ जाता है। नव्या हैरानी से उसे देखती है तो वो बुके हटाते हुए कहता है, हाय नबी, दिस इज़ फॉर यू। ये कहते हुए उसकी तरफ बुके बढ़ा देता है। अपने सामने मानव को खड़ा देखकर नव्या खुश हो जाती है और बुके पकड़ते हुए कहती है, मानव तुम यहाँ, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? मानव, अगर बता देता तो तुम्हें सरप्राइज़ कैसे देता? कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? मानव का सवाल सुनकर नव्या के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई, जिसे छिपाते हुए उसने कहा, सारी बातें तुम्हें यहाँ खड़े खड़े ही करनी है। काफ़ी पीने चलें तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में? मानव, ऑफ कोर्स, वैसे भी पार्टी तो बनती है। रेस्टोरेंट में नव्या मानव के साथ कुछ वक्त बिताती है, पर वो उसे ऑफिस में जो भी हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं कहती है। घर पहुंचने पर फिर से उसे मम्मी, पापा और पायल के यही सवालों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी को पता था कि नव्या के लिए जॉब कोई आम बात नहीं थी। नव्या भी उन सबका दिल रखने के लिए होठों पर झूठी मुस्कुराहट लिए उनके सवालों के जवाब दे रही थी। सभी को इतना खुश देखकर वो उनकी खुशी के लिए खुश होने का दिखावा करती रही, पर यह तो उसका दिल ही जानता था कि आज का दिन उसके लिए कितना मुश्किल था। रात को नव्या सोने के लिए लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने भले ही अपने घर वालों के सामने सच नहीं बताया था, पर अकेले में उसकी उदासी साफ जाहिर हो रही थी, जो कि पायल की नज़रों से छुप ना सकी। दोनों बहनें बचपन से ही अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती आ रही थीं। नव्या के चेहरे की उदासी भांपते हुए पायल ने कहा, क्या बात है दी, आज तो आपके लिए इतना खुशी का दिन है, फिर आपके चेहरे पर उदासी क्यों? नव्या पायल के सामने खुद को रोक नहीं पाई और उसने सारी बात पायल को बता दी। पायल, अब आगे आपने क्या सोचा है? नव्या, फ़िलहाल तो कुछ नहीं। बेवकूफ़ी मैंने की है तो मैं इसे एक्सेप्ट करूँगी और बाकी बातों पर ध्यान ना देते हुए अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। अब मेरा काम ही मेरी प्रायोरिटी होगा। पायल, यह हुई ना बात। अगर रास्ता मुश्किल ना हो तो जीत का मज़ा कम हो जाता है, और अब मेरी दी ने इसे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है तो उस आहिल मित्तल की तो छुट्टी हो जानी है। नव्या, तू भी ना बात को कहाँ से कहाँ ले जाती है। पायल, अच्छा दी, एक बात बताओ, आज जीजू आए थे ना तुमसे मिलने, क्या बात हुई? नव्या, तुझे कैसे पता? पायल, मुझे तो सब कुछ पता चल ही जाता है। आप बताओ क्या कह रहे थे वो? नव्या, वो कह रहा था कि वो जल्द से जल्द शादी करना चाहता है और पूछ रहा था कि वो अपने पेरेंट्स हमारे घर शादी की डेट फिक्स करने के लिए भेज दे। पायल, तो आपने क्या कहा? नव्या, मैंने क्या कहना है, मैंने हाँ कर दी। पायल, वाह, मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है। नव्या, कैसी बकवास करती है ना तू। पायल उसे गले लगाते हुए, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आपकी है सना, घर वालों की परमिशन के साथ रोमांस करने का मज़ा ही कुछ और है। नव्या, बस अब तू शुरू ही मत हो जाना। पायल, दी वैसे मैं भी चाहती हूँ कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। नव्या, क्यों भाई, तुझे किस बात की जल्दी है? पायल, वो क्या है ना, आपकी तरह मेरे बड़े बड़े सपने तो हैं नहीं। मेरा तो बस एक ही छोटा सा सपना है, शादी का। एक ऐसे लड़के के साथ शादी जो रिच हो, स्मार्ट हो और मुझसे प्यार करता हो। और ऐसा तभी होगा ना जब आपकी शादी हो जाएगी, तभी तो मेरा नंबर आएगा। नव्या पायल को उठाकर उसे मारते हुए कहती है, पायल की बच्ची, इम्पॉसिबल है तू, बस शादी के अलावा कोई काम नहीं है ना तुझे? पायल उससे बचते हुए
बस करो यार, अब बच्ची की जान लोगे क्या? नव्या अचानक सीरियस होकर कहती है। अच्छा, ये सब मजाक छोड़ और सुन, ऑफिस की कोई भी बात माँ पापा को नहीं पता चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उन्हें बेवजह कोई स्ट्रेस हो। समझ रही है ना तू? पायल, समझ गई मेरी माँ, अब सो जाएं, सुबह कॉलेज है मेरा। ओके, गुड नाइट। नव्या ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा। पायल शरारत से, दी मुझ में जीजू तो नहीं दिख रहे हैं ना तुम्हें? नव्या, शट अप एंड गुड नाइट। अगली सुबह नव्या घर से ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसने अपना मन बना लिया था कि वो अपने काम में कंसंट्रेट करेगी और बेकार की उलझनों से दूर ही रहेगी। इन्हीं सोचों में उलझी हुई नव्या ऑफिस में पहुंचती है और पहुंचते ही आहिल से टकरा जाती है और उसके हाथ में पकड़ी फाइल के सारे पन्ने इधर उधर बिखर जाते हैं, जिन्हें वो जल्दी से समेटने लगती है और सोचती है, ये तो सोच लिया कि उलझनों से दूर रहूँगी, पर यही नहीं सोचा कि अगर उलझनें खुद चलकर तेरे पास आईं तो क्या करेगी। नव्या ने जल्दी से फाइल संभाली और सॉरी कहते हुए आगे बढ़ने लगी तो आयल ने उसे रोकते हुए कहा, वेट मिस शर्मा। नव्या, कहिए सर। नव्या ने सर शब्द पर जोर डालते हुए कहा। आयल, मिस शर्मा, तुम इस ऑफिस की कोई सेलिब्रिटी नहीं हो। तुमसे पहले तो तुम्हारे बॉस ऑफिस पहुंच जाते हैं। तुम्हें इस ऑफिस की टाइमिंग पता है या वो भी मुझे बतानी पड़ेगी? नव्या ने अपनी नज़रें घड़ी की तरफ घुमाई तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ट्रैफिक की वजह से वो पूरे 25 मिनट लेट थी। अपनी बेवकूफ़ी पर अपने आप को कोसते हुए उसने आहिल से कहा, सॉरी सर, वो ट्रैफिक की है। आहिल उसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ा, मिस शर्मा, मुझे ना तो तुम्हारे एक्सक्यूज़ में इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारे सॉरी में। मुझे मेरे ऑफिस में देर से आने वाले बिल्कुल नहीं पसंद हैं। यह कहकर आयल उसे गुस्से वाली लुक देकर वहाँ से निकल जाता है। रजिस्टर नव्या और उसके साथ काम करने वाले अन्य स्टाफ को एक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए सबने अपने क्रिएटिव आइडियाज़ तैयार करके आयल सर को शाम 4 बजे तक पहुंचाने हैं। जिसका आइडिया सबसे बेटर होगा उसे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का मौका मिल जाएगा। सभी इसी काम में जुट गए। नव्या के लिए खुद को प्रूव करने का सुनहरा मौका था। वो अपना 100% देना चाहती थी। उसने पूरी लगन से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। काम करते हुए उसे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर वो आयल के केबिन में पहुंची और उसे आयल की तरफ बढ़ा दिया। आयल ने उसे तीखी नज़रों से देखा और कहा, मिस शर्मा, इसे डस्टबिन में डाल दीजिए। नव्या ने नासमझी में फिर से पूछा, क्या सर? आहिल, मैंने कहा आपकी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट डस्टबिन में डाल दीजिए। ये किसी काम की नहीं है। नव्या, लेकिन आपने तो एक बार इसे देखा भी नहीं। बिना देखे पढ़े आप कैसे कह सकते हो कि आपके काम की नहीं है? आहिल, लगता है तुम्हें मेरी बातें याद नहीं रहती। टाइम देखिए मिस शर्मा, तुम पूरे 11 मिनट और 25 सेकंड लेट हो। अब तक तो मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए मिस पूजा को सिलेक्ट भी कर लिया। सो दिस रिपोर्ट इज़ टोटली बेस्ट फॉर मी। अब तुम जा सकती हो। जाते जाते इस डस्टबिन में फेंकना मत भूलना। और हाँ, मेरी एक बात माइंड में रखना, जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त भी उनकी कदर करना छोड़ देता है। नव्या अपने ही हाथों से अपनी मेहनत को डस्टबिन में डाल देती है। आहिल ऑफिस से जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि दाई माँ बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उन्हें देखकर आहिल ने कहा, दाई माँ, क्या हुआ? आप सोए क्यों नहीं अब तक? दाई माँ, बाबा, आपको लगता है आप इतनी देर घर नहीं लौटोगे और मुझे नींद आ जाएगी? आहिल, सॉरी दाई माँ, कुछ अर्जेंट था इसलिए देरी हो गई। दाई माँ, चलिए आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आयल उन्हें साइड से हक करते हुए, दाई माँ, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं खाना खा लूँगा, आप आराम कीजिए। दाई माँ, अच्छी तरह से जानती हूँ आपको, जैसे लंच किया था वैसे ही डिनर करेंगे। आधे से ज़्यादा लंच तो वापस आ गया था आपके लंच बॉक्स में। अब बस मुझे कोई बात नहीं सुननी। आप जल्दी आइए और मेरे सामने बैठकर खाना खाइए। आहिल सर झुकाते हुए स्टाइल से कहता है, आपका हुक्म सर, आंखों पर। दाई माँ उसकी यह हरकत देखकर मुस्कुरा देती हैं। आहिल फ्रेश होकर आता है। उससे पहले ही दाई माँ ने उसके लिए डिनर लगवा रखा था। आहिल ने खाना शुरू करते हुए पूछा, आपने खा लिया दाई माँ? और जिया कहाँ है? दाई माँ, बाबा, हमने खा लिया और जिया तो सो भी गई। आहिल, दाई माँ, प्लीज़ मेरी इतनी फ़िक्र ना किया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे लिए इतनी देर तक जागी रहती हैं। दाई माँ,
आप शादी कर लो बाबा, मैं आपकी फ़िक्र करना बंद कर दूँगी। आहिल, ये शादी वादी मुझसे हैंडल नहीं हो पाएगी। दाई माँ, अरे बाबा, शादी तो एक न एक दिन करनी ही पड़ती है। आहिल, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी दाई माँ। ऑफिस में पहुँचते ही नव्या की नज़र आहिल पर पड़ी तो वो मन में सोचने लगी कि हो गया नव्या तेरा काम। सुबह सुबह सड़ू की शक्ल देखने को मिल गई। बस आज का दिन भी हो गया बर्बाद। नव्या जल्दी से खुद को उसकी नज़रों से बचाते हुए वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद आहिल सभी को मीटिंग रूम में बुलाता है और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता है। डिस्कशन हो जाने के बाद आहिल अनाउंस करता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने मिस नव्या को चुना है। नव्या ये बात सुनकर हैरान ही रह जाती है। वो तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आहिल उसे ऐसा कोई मौका देगा। नव्या आंखें फाड़कर आहिल को देख रही थी, जिसे देखकर आहिल ने पूछा, मिस शर्मा, एनी प्रॉब्लम, या तुम पहले से गिव अप कर रही हो? नव्या जल्दी से खुद को संभालते हुए, नो नो सर, आई एम रेडी फॉर दिस। आहिल, ओके मिस शर्मा, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, तब तक तुम इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार करो। नव्या, ओके सर। नव्या तो यकीन नहीं कर पा रही थी कि आहिल ने सारे स्टाफ में से इस प्रोजेक्ट के लिए उसे चुना। क्या हो गया? द ग्रेट आहिल मित्तल को सिर पर चोट वोट तो नहीं लग गई? छोड़ना नव्या, तुझे क्या लेना देना। तुझे अपने काम को पूरी लगन से करना है और अपना बेस्ट देना है। नव्या अपने जहन से इन सारे ख्यालों को निकालते हुए अपने काम में लग गई। आज उसे काम करने में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। शाम को आहिल जब ऑफिस से घर लौट रहा था तो सामने से अचानक आरती जी उसकी गाड़ी से टकराते टकराते बचीं। आहिल ने जल्दी से ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा, आंटी जी, आप ठीक हो? आरती जी, सॉरी बेटा, वो अचानक से चक्कर आ गया, इसलिए पता ही नहीं चला। आहिल, कोई बात नहीं आंटी जी, आपको कहीं लगी तो नहीं? आरती जी, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। आहिल, आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आरती जी, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊँगी, आप परेशान मत होइए। आहिल, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आपको घर छोड़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आरती जी मुस्कुराते हुए, बेटा, अगर आप इतना कह रहे हो तो आप मुझे घर छोड़ ही दीजिए। आहिल उन्हें गाड़ी में बिठाकर उनके घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर आरती जी ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, बेटा अंदर आओ। आहिल, नहीं आंटी, मैं चलता हूँ। आरती जी, ऐसे कैसे चले जाओगे? मैंने आपकी बात मानी, आपको भी अंदर आकर एक कप चाय तो पीनी पड़ेगी। आरती जी ने इतने प्यार और अपनेपन से आहिल को कहा कि वो मना ही नहीं कर पाया। आरती जी ने सारी बात बताते हुए अभिनव जी से उसे मिलवाया तो अभिनव जी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, थैंक यू बेटा, आजकल के बच्चे कहाँ किसी के बारे में इतना सोचते हैं। आहिल, प्लीज़ अंकल, थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। पायल आवाज़ें सुनकर अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखकर आरती जी आहिल से कहती हैं, बेटा, ये हमारी बेटी पायल है। आहिल ने पायल की तरफ देखते हुए कहा, हेलो। पायल ने आहिल की तरफ देखकर उसकी हेलो का जवाब दिया। पायल की निगाहें तो उस पर टिक गईं, जैसे लड़के को अक्सर इमेजिन किया करती थी। आहिल उस पर बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था। उसे देखकर पायल के चेहरे पर स्माइल आ गई। इतनी देर में आरती जी चाय ले आईं। आहिल ने अनजान लोगों से एक छोटी सी मुलाकात में ही बहुत अपनापन महसूस किया। उसने चाय पी और खुशी खुशी वहाँ से निकल गया। आहिल के बिहेवियर ने पहली मुलाकात में ही उन सबका दिल जीत लिया। आहिल के जाने के कुछ ही मिनटों बाद नव्या भी घर पहुँच गई और सामने पड़े चाय के कप को देखकर कहा, माँ, आज आपने मेरा इंतज़ार नहीं किया, अकेले अकेले ही चाय पी ली। उसके ऐसा पूछने पर अभिनव जी ने उसे सारी बात बताई तो नव्या आरती जी के गले लगते हुए पूछने लगी, माँ, आप ठीक हो ना? अचानक चक्कर कैसे आ गए? हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। आरती जी, बिल्कुल नहीं जाएंगे, तुम छोटी सी बात पर इतना परेशान क्यों हो जाती हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, और अगर मुझे लगेगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं खुद डॉक्टर के पास जाऊंगी। नव्या, लेकिन माँ, आपको ज़रूरत ही क्या थी अकेले मार्केट जाने की? आरती जी, क्यों, छोटी बच्ची हूँ मैं? बस कर अब, इतनी टेंशन मत लिया कर। रात को नव्या जब सोने के लिए अपने कमरे में पहुंची तो पायल ने उसके हाथों को पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए कहा, दी, मुझे आपको कुछ बताना है। नव्या, बताना तो मुझे भी कुछ है। पायल, आज बहुत कुछ अच्छा हुआ है। नव्या, अच्छा तो मेरे साथ भी हुआ है। पायल, रियली?
पहले आप बताओ। नव्या, नहीं, पहले तुम बताओगी। पायल, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले आप बताओगी। नव्या, ठीक है, तो सुन। वो है ना सड़ू खड़ूस। पायल, कौन? अच्छा, वो आहिल मित्तल। अब क्या कर दिया उसने? नव्या, आज उसने एक प्रोजेक्ट के लिए सारे स्टाफ में से मुझे चुना। मतलब ऐसा कैसे हो गया यार? पायल लड़ते लड़ते, कहीं आप पसंद तो नहीं आ गई उसे? नव्या, तेरे दिमाग में यही सब चलता रहता है सारा दिन, कुछ भी कह देती हो यार। पायल, ओके सॉरी, पर मैं एक बार उस आयल मित्तल से मिलना ज़रूर चाहूँगी। आपकी बातें सुनकर मेरे मन में बहुत स्ट्रांग फीलिंग पैदा हो गई है उससे मिलने की। वैसे बंदे में कुछ तो बात ज़रूर है, इतनी बातें तो आपने कभी किसी लड़के के बारे में नहीं की। नव्या, अगर ऐसे बेवजह बकवास करोगी ना तो आज के बाद तुम्हें कोई बात नहीं बताऊंगी। पायल उसे गले लगाते हुए, चिल यार, आप तो मजाक में भी गुस्सा हो जाती हो। मेरी प्यारी दी, गुस्सा आप पर सूट नहीं करता। नव्या, बस मस्का लगाना बंद कर और बता, तू क्या बताना चाह रही थी? नव्या की बात सुनकर पायल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, आज वो जो लड़का आया था ना माँ को घर छोड़ने, ओ माय गॉड, क्या बताऊँ। ही इज़ सो स्मार्ट, सो स्वीट, सो गुड लुकिंग। क्या स्टाइल था उसका, और उसकी आंखें समंदर से भी गहरी। पहली नज़र में दिल को भा गया यार। नव्या, तू पागल है क्या? किसी से छोटी सी मुलाकात में तू उससे इम्प्रेस हो जाती है? ऐसा नहीं होता है ना पायल? पायल, ऐसा ही होता है दी, आप उसे देखती तो आप भी उस पर फिदा हो जाती। नव्या, फिर तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे नहीं देखा, नहीं तो बेवजह तेरा पत्ता कट जाना था। पायल गुस्से से नव्या को देखती है तो नव्या उसके माथे पर चपत लगाते हुए कहती है, मजाक कर रही हूँ डफर, मैं अपने मानव के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये तो बता कि उसका नाम क्या है? पायल, ओ तेरी, नाम तो किसी ने पूछा ही नहीं उससे। नव्या जोर से हंसते हुए, वाह भाई वाह। अच्छा एक काम कर, अब तू सो जा, शायद सपने में आकर तुझे अपना नाम बता दे। पायल, हंस लो, मेरा वक्त भी आएगा। नव्या, देखेंगे। पायल, देख लेना। नव्या पूरी लगन से प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी। इस बार वो आयल को शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि इस बार वो सभी के सामने अपनी काबिलियत साबित कर देगी। मीटिंग रूम में सभी इकट्ठे हो चुके थे, बस आहिल सर के आने का इंतज़ार था। नव्या मन ही मन खुद को प्रेजेंटेशन देने के लिए रेडी कर रही थी। थोड़ी नर्वस भी हो रही थी, पर इस नर्वसनेस को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती थी। आहिल ने आते ही ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नव्या को प्रेजेंटेशन देने को कहा। नव्या ने फाइल निकालकर पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको कुछ पॉइंट बताए। उसके बाद प्रोजेक्ट डिटेल के लिए अपने बैग में से एक पेन ड्राइव को प्रोजेक्टर के साथ अटैच कर दिया। ऐसा करते ही सामने स्क्रीन पर अचानक ही गाना बजने लगा, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, जिसे सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों की हंसी छूट गई। नव्या तो ऐसा हो जाने पर शॉक्ड ही हो गई। उसकी आंखों के आगे सभी के हंसते हुए चेहरे घूमने लगे। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई। यह सब देखकर आयल ने गुस्से से वो पेन ड्राइव निकाल कर फेंक दी और टेबल पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, तमाशा हो रहा है यहाँ? आयल को इतने गुस्से में देखकर सभी एकदम सीरियस हो जाते हैं और अपनी नज़रें झुका लेते हैं। आयल नव्या से, मिस नव्या, ये सब क्या है? ऐसा मजाक करने का तुमने सोच भी कैसे लिया? ये है तुम्हारी प्रेजेंटेशन? नव्या, नो सर, ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने तो, आहिल उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठता है, बस मिस शर्मा, मिसअंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर हुई है तुम्हें समझने में। एक मौका दिया था मैंने तुम्हें खुद को प्रूव करने का, और ऐसे प्रूव किया तुमने। तुम्हें अपने टाइम की शायद कोई कदर नहीं है, पर यहाँ मौजूद बाकी लोगों को है। अगर तुम्हें ऐसा ही काम करना था तो हम सबका टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम किसी भी प्रोजेक्ट के लायक ही नहीं हो। आयल की बातें सुनकर नव्या की आंखों में आंसू आ गए। आयल गुस्से में मीटिंग रूम छोड़कर जाने को हुआ तो नव्या ने उसे रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी सर। उसकी आवाज़ सुनकर आयल के कदम रुक गए और उसने पलटकर सवालिया निगाहों से नव्या की तरफ देखा तो नव्या ने कहा, आई डोंट नो सर, यह सब कैसे हुआ। मैं इस बारे में कोई सफाई नहीं देना चाहती, पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप मुझे एक मौका और दीजिए, बस कल सुबह तक का वक्त। आई प्रॉमिस
मैं इस प्रोजेक्ट पर बेस्ट प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूँगी। आहिल, सीरियसली तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हें यह मौका दोबारा मिलना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। ये कहकर आहिल जैसे ही जाने को हुआ तो नव्या ने फिर से कहा, प्लीज़ सर, ओनली वन चांस, इट्स माई रिक्वेस्ट। नव्या के इस तरह कहने पर आहिल ने कहा, ओके मिस शर्मा, आपको कल तक का वक्त दिया। कल सुबह ऑफिस में सबसे पहले तुम प्रेजेंटेशन लेकर मेरे पास आओगी, लेकिन अगर कल कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे ज़्यादा बुरा तुम्हें खुद को लगेगा। यह कहकर वो तेज़ कदमों से मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। नव्या अपनी जगह पर चली गई और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह उठे। सुबह से उसने ना जाने क्या सोचा हुआ था। उसकी कलीग आकांक्षा ने उसे इस हालत में देखा तो उसे चुप कराते हुए कहा, नव्या, ऐसे रो नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैंने देखा है तुम्हें मेहनत से काम करते हुए। आकांक्षा के समझाने पर नव्या को कुछ तो हौसला हुआ और उसने अपने आप को संभाल लिया। वैसे तो नव्या अब तक सारे स्टाफ के लोगों से घुल मिल गई थी, पर आकांक्षा से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। नव्या ने फैसला कर लिया था कि वो ऐसे हार नहीं मानेगी, वो अपने आप को साबित करके ही रहेगी। यह सोचकर एक बार फिर वो अपने काम में जुट गई। आहिल अपने केबिन में सामने रखे टेबल पर पड़े पेपर वेट को गोल गोल घुमाते हुए कहता है, मिस नव्या शर्मा, तुम जैसे चाहती हो वो तब तक नहीं होगा जब तक ये आहिल मित्तल नहीं चाहेगा। यह कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। नव्या शाम को घर के लिए निकल जाती है। उसने सोच रखा था कि घर पहुंचते ही वो फिर से काम में जुट जाएगी। घर पहुंचते ही नव्या ने देखा कि मानव अपने मम्मी पापा के साथ पहले से ही वहाँ मौजूद था। मानव ने उसे देखते ही कहा, सरप्राइज़। नव्या उनको देखकर सारी बातें भूलकर खुशी खुशी उनसे मिली। मानव की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, भाई अब और इंतज़ार नहीं होता, बस अब जल्दी से आकर अपना घर संभाल लो। मैं तो तुम दोनों की शादी के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैंने तो शादी की डेट भी निकलवा ली। आरती जी, हाँ बेटा, बहन जी बिल्कुल सही कह रही हैं। पंडित जी ने 2 मुहूर्त बताए हैं, एक 3 महीने बाद का और दूसरा 10 दिन बाद का। अभिनव जी, हम सब ने डिसाइड किया है कि 10 दिन वाले मुहूर्त में ही शादी कर देते हैं। 3 महीने तो तुम वैसे भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे। सभी उनकी बातें सुनकर हंस देते हैं। नव्या, लेकिन 10 दिन कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है? नव्या के ऐसा कहने पर मानव तुरंत बोल उठता है, पर 3 महीने तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मानव ने देखा कि उसके ऐसा कहने पर सबकी निगाहें उस पर टिक गईं, तो उसने बात बदलते हुए कहा, मैं तो बस इसलिए कह रहा था। उसकी बात पूरी होने से पहले मानव के पापा बोल उठे, रहने दो बेटा, हम तुम्हारी बात अच्छे से समझ गए हैं। और फिर सभी हंसने लग जाते हैं। पायल मानव के कान में कहने लगी, क्या कर रहे हो जीजू? साफ साफ कह दीजिए कि अब अपनी नबी के बिना रहा नहीं जाता। प्यार किया तो डरना क्या? मानव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है, जिसे देखकर पायल कहती है, दोनों एक जैसे हो, शर्माते बहुत हो, कभी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कहते। अभिनव जी नव्या से पूछते हैं, तुम राजी हो ना 10 दिन में शादी करने के लिए? नव्या हाँ में सिर हिला देती है और सभी खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और 10 दिन के बाद उनकी शादी तय कर दी जाती है। जाने से पहले मानव नव्या को अकेले में मिलता है तो नव्या उससे कहती है, इतना सब प्लान कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। मानव, लगता है तुम्हें मेरा सरप्राइज़ देना पसंद नहीं आया। नव्या, ऐसी कोई बात नहीं है। मानव, नबी तुम खुश हो ना? नव्या, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं होऊंगी? मानव, बस मन में आया तो पूछ लिया, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नव्या, मैं बहुत खुश हूँ मानव। दोनों कुछ देर बातें करते रहते हैं। बातें करते करते मानव उसके दोनों हाथों को थामते हुए, नबी आई लव यू। नव्या यह बात सुनकर अपनी नज़र झुकाकर मुस्कुराने लग जाती है। इतनी देर में पायल मानव को बुलाने के लिए आ जाती है तो मानव जाते जाते नव्या से कहता है, तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा मुझे। मानव के जाने के बाद रात को फ्री होकर नव्या जब अपने रूम में आई तो आहिल की कई बात उसके जहन में फिर से गूंज उठी। तुम किसी भी प्रोजेक्ट के लायक नहीं हो। उसने मन में कहा, नहीं, मैं अपने आप को साबित करके ही रहूँगी। उसी वक्त पायल रूम में आती है और नव्या को ऐसे सोच में गुम देखकर उसे साइड से हक करते हुए कहा, जीजू के बारे में सोच रही हो? नव्या, अपने काम के बारे में सोच रही हूँ। पायल, ओ दी, कितनी बोरिंग हो आप। आज आपकी शादी की डेट फिक्स हुई है, आपको अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए।
अपने हस्बैंड के बारे में सोचना चाहिए। और आप क्या सोच रही हो? अपने काम के बारे में? ये काम की छोड़ो और सो जाओ। वैसे भी आज बहुत थकान हो गई। नव्या, नहीं पायल, ये काम थोड़ा ज़रूरी है। ऐसा कर, तू सो जा। मैं जल्दी से काम ख़त्म करती हूँ और फिर सो जाऊँगी। पायल, ओके दी, एज यू विश, पर जल्दी सो जाना। गुड नाइट नव्या, गुड नाइट। नव्या पूरे मन से अपने काम में जुट जाती है। काम करते हुए उसे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। पायल की अचानक नींद खुली। उसने टाइम देखा तो सुबह के 4 बजने को थे और नव्या अभी भी अपने काम में लगी हुई थी। पायल ने नव्या से कहा, दी, आप अभी तक काम कर रहे हो? टाइम देखा है आपने? अभी बंद कीजिए ये सब। नव्या मुस्कुराते हुए, बस मेरा काम हो ही गया। नव्या जल्दी से सब कुछ समेटती है और पायल के साथ लेट जाती है। सुबह जब पायल की आँख खुलती है तो नव्या ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है। तो पायल कहती है, दी, आप क्या हो यार? आपको नींद आती है या नहीं? नव्या, मेरी प्यारी बहना, ऑफिस में टाइम पर पहुंचना होता है। पायल, अच्छा दी, ज़रा आयल मित्तल का नंबर तो देना। नव्या जल्दी से उसकी तरफ पलटती है और चौंकते हुए कहती है, क्यों, तुझे क्या काम है उससे? पायल मुस्कुराते हुए, उसे कहना था कि मेरी दी से इतना काम ना करवाए, उनकी शादी होने वाली है। यूँ रात भर जाकर काम करेंगी तो फेस का ग्लो चला जाएगा। नव्या, हो गई सुबह सुबह शुरू, अब जल्दी रेडी हो जा। कॉलेज जाना है या नहीं? पायल, जा रही हूँ। सुबह सुबह तो गुस्सा मत करो। ऑफिस में नव्या अपनी प्रेजेंटेशन के साथ सही वक्त पर आहिल के सामने पहुँच जाती है और कहती है, सर, प्रेजेंटेशन तैयार है। आहिल, ओके मिस शर्मा, तुम इसे यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बुलाता हूँ। नव्या अपनी जगह पर आकर अपने काम में लग तो जाती है, पर उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि क्या आहिल उसकी प्रेजेंटेशन को देखेगा भी या फिर पिछली बार की तरह बिना देखे उसकी मेहनत को रिजेक्ट कर देगा। आहिल नव्या की प्रेजेंटेशन को देखता है और कहता है, काम तो तुम्हारा अच्छा है मिस शर्मा, अब क्या किया जाए। आई हेट यू मिस शर्मा, बट यहाँ सवाल मेरी कंपनी का है और तुम्हारे आइडियाज़ मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें ना चाहते हुए भी एक मौका देना ही पड़ेगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।